नमस्कार साथियों, एक बार चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आजकल मूल अधिकारों के वर्गीकरण पर चर्चा हो रही है। मूल अधिकारों के वर्गीकरण में भाग 4, ठीक है ना। भाग 4 के अंतर्गत अंतिम जो मूलाधिकार है आपका छठवां मूलाधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। तो ये मूल अधिकारों के वर्गीकरण में इसे भाग कर करके भाग 1, 2, 3, 4 करके ये बताया गया है। तो अंतिम भाग है मूल अधिकारों के संबंध में या मूल अधिकारों के वर्गीकरण में अंतिम भाग है भाग 4, ठीक है ना। इसके अंतर्गत देखेंगे तो भाग 4 के अंतर्गत छठवां यानी अंतिम मूलाधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक उपचार का मतलब होता है कि संविधान के द्वारा जिसका उपचार किया जाए, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या जो है यह अनुच्छेद 32 में दी गई है। यूँ तो कहें कि अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में वर्णन है, लेकिन मुख्यतः संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 32 के अधीन ही है या 32 के अंतर्गत ही इसे शामिल किया गया है। इसमें देखेंगे तो अब जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं, जो विषय शामिल किए गए हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि संविधान के भाग 3 में जो प्रत्याभूत मूल अधिकार है, प्रत्याभूत मूल अधिकार का यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है ना, जो भाग 3 के अंतर्गत आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाए, है ना, यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाए तो राज्य के विरुद्ध, है ना, राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 में, संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय में, देखिए यदि कह रहा है कि जो आपको भाग 3 के अंतर्गत जो प्रत्याभूत मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, तो यदि मूल अधिकार का कह रहा है कि यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है, ठीक है ना, तो राज्य के विरुद्ध जो उपचार प्राप्त करने के लिए, है ना, राज्य के विरुद्ध जो उपचार प्राप्त करने के लिए आप रिट याचिका फाइल करते हैं, ठीक है ना, रिट याचिका दायर करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में रिट दाखिल करते हैं, यानी राज्य के विरुद्ध, ठीक है ना। और अनुच्छेद 226 के अधीन जो है उच्च न्यायालय में रिट फाइल करते हैं। यह कह रहा है कि जो व्यक्ति के मूलाधिकार दिए गए हैं, यदि राज्य इस मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो राज्य के विरुद्ध ही संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में रिट फाइल कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर सकते हैं। दो बातें हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर कंपटीशन में आता है, ठीक है ना। ऐसा पूछता है कि संवैधानिक उपचारों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अधीन राज्य के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट याचिका फाइल की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अधीन और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अधीन राज्य के विरुद्ध रिट याचिका फाइल की जा सकती है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो रिट याचिका फाइल की जाएगी, राज्य के विरुद्ध रिट याचिका हो, है ना, राज्य के विरुद्ध जो ये रिट याचिका होगी 2 प्रकार का बताया, एक उच्चतम न्यायालय में होगा, एक उच्च न्यायालय में होगा। तो उच्च न्यायालय में हो या उच्चतम न्यायालय में हो, वह रिट कितने प्रकार की होगी, वह रिट आपकी 5 प्रकार की होगी। अब देखिए कौन कौन से रिट जो है आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में फाइल कर सकते हैं और किस किस नाम से फाइल होगी और किसके विरुद्ध फाइल होगी। जो रिट याचिका होगी, है ना, जो रिट होगी तो किसके विरुद्ध फाइल होगी, है ना, और उसके कितने प्रकार हैं। तो इस तरह से हाँ, अब ये जानना लाजमी होगा कि जो रिट याचिका होती है वह कितने प्रकार की होती है और कौन से विषय किस रिट याचिका में शामिल किए जाते हैं या कौन से विषय किस में फाइल किए जाते हैं या कौन सी विषय को किस रिट के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप भी न्याय निर्णय के लिए रिट याचिका फाइल करते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में फाइल करते हैं तो बातें वही है सेम, ठीक है ना। तो क्योंकि नाम से ही संवैधानिक उपचार है ना, संविधान के अनुसार उपचार या संविधान में विहित प्रक्रिया या संविधान में लिखित उल्लेखित मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो कौन कौन से रिट फाइल कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें हैं। तो राज्य द्वारा यदि उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध आप कौन कौन सी रिट फाइल करेंगे, कौन कौन सी रिट फाइल करेंगे, इस प्रकार की बातें जो हैं इसके अंतर्गत समाहित की गई हैं। हाँ, तो अनुच्छेद 32 के अधीन और अनुच्छेद 226 के अधीन कौन कौन से रिट फाइल कर सकते हैं। पहली रिट याचिका का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। कभी कभी शब्दावली जो कंपटीशन में आता है, प्रश्न इसका आता है तो कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है, इंग्लिश वर्जन दे देता है, हिंदी नहीं देता, हिंदी ना देकर के इंग्लिश देता है, कभी कभी हिंदी ही देता है, इंग्लिश नहीं देता है। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते तो वो मिस्टेक हो जाता है, इंग्लिश में दे देता है तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो पोर्शन गलत हो जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी देखिए अब ये शब्द जो है बंदी की बात कह रहा है ना, बंदी यानी कि जेल बंदी की बात कह रहा है, यानी कि जो व्यक्ति निरुद्ध होगा, ठीक है ना। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो होगा जिसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। यह किसके विरुद्ध, यह रिट उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है। इस रिट को जारी करके किसी व्यक्ति को विरुद्ध करने वाले है ना, निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे, है ना। जैसे यह जो रिट याचिका होगी उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाएगी जो व्यक्ति कोई घटना किया हो, है ना, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध, है ना, जैसे यह उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है यदि कोई घटना आपने किया हो, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है, इस रिट याचिका दायर करके ये कहा जाता है कि वो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को शामिल हाजिर करे। तो ये मुख्य रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन निरुद्ध व्यक्ति या उसके किसी संबंधी द्वारा ही दाखिल की जाती है। इस तरह की जो प्रक्रिया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से फाइल की जाती है। तो एक बात फिर बता दें आपको, यह रिट उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है। इस रिट को जारी करके किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। तो न्याय निर्णय हेतु न्यायालय में पेश करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अंतर्गत ही आता है, जिसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है ना। अगली रिट याचिका कौन सी होगी, अगली रिट याचिका होगी परमादेश रिट, है ना। तो परमादेश रिट जो है इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, परमादेश रिट को क्या कहेंगे, मैंडमस रिट। देखिए अब ये किसके विरुद्ध जारी होगी, जो मैंडमस होगा वो किसके विरुद्ध जारी होगा। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट दाखिल होती है तो जो प्राधिकारी है ना, जो निरुद्ध प्राधिकारी है उसके विरुद्ध जारी की जाएगी और न्यायालय में उसे पेश करने के लिए पहल की जाती है कि न्यायालय में उसे पेश किया जाए। तो जब कारावास या निरोध का आदेश उस विधि के अधिकारिता में है तो कारावास का निरोध को प्राधिकृत करता है। हाँ, जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता के भीतर नहीं है तो भी अपवाद स्वरूप किया जाता है। हाँ, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी व्यक्ति के लिए ही कह रहा है। परमादेश जो रिट है जिसे कहते हैं मैंडमस रिट, अब ये किसके विरुद्ध जारी होगी, मैंडमस या परमादेश रिट। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन से इनकार करे, ठीक है ना, और जिसके लिए अन्य कोई विधिक उपचार ना हो तब यह रिट जारी किया जाता है। तो जैसे यदि यह कह रहा है कि परमादेश रिट जो होती है मुख्य रूप से न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करे, यानी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करे, है ना,
जैसे कभी कभी होता है ना कि जिस प्राधिकारी को जो भी कार्य दे दिए जाते हैं या सरकार द्वारा उस पद पर उसे रखा जाता है या नौकरियों पेशों में जिस प्रकार से पद या दिए जाते हैं या जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसका यदि निर्वहन नहीं करता है, ठीक है ना, पद का दुरुपयोग करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है परमादेश रिट दाखिल की जा सकती है। यह कह रहा है कि मुख्य रूप से उस लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जो जिसके पद के लिए अधिकृत किया गया है वो कार्य न करता हो, ठीक है ना, यानी पद पे रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है परमादेश रिट दाखिल की जाती है, जिसे आप कहते हैं मैंडमस, है ना, ये मैंडमस। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपीएसआई के कंपटीशन देने वाले व्यक्ति के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपने बताया कि बंदी व्यक्ति के विरुद्ध जो है जारी किया जाता है। तो इस तरह से ये तो बंदी शब्द से ही आप समझ जाइएगा। परमादेश रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन न करता है तो जारी किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका जो उत्तरदायित्व है, जो आपको कार्य दिया गया है, जैसे पुलिस वाले का कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है ना, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखना, तो वो पुलिस वाला भी अपने पद पे रह के कार्य न करे, अध्यापक जो अपने पद पे रह के ही कार्य न करे, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है परमादेश रिट दाखिल की जा सकती है। अगली है तीसरी रिट है। तीसरी जो रिट है प्रतिषेध रिट कहा जाता है। प्रतिषेध रिट को प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिशन कहा जाता है। तो प्रोहिबिशन रिट जो है कब जारी किया जाता है इसको देख लेते हैं। हाँ, लेकिन देखिए ये जो दूसरा था परमादेश रिट जो था, जिसे आप मैंडमस कहते हैं, तो हमने बताया कि उस लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे, लेकिन यह अपवाद स्वरूप दो व्यक्तियों के विरुद्ध यह रिट दाखिल नहीं किया जा सकता। पहला है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जो है दाखिल नहीं हो सकती। दूसरा दिया है कि संविधान या विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध भी नहीं जारी हो सकता। यानी कह रहा है कि मुख्य रूप से ये जानते रहिए कि परमादेश रिट जो है यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी होता और प्रत्येक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी हो सकता है, इस तरह से लोक प्राधिकारी। हाँ, तीसरा जो है प्रतिषेध रिट, जिसे आप प्रोहिबिशन कहते हैं। तो प्रोहिबिशन जो रिट होती है यह किसके खिलाफ जारी होती है? यह रिट जो है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय मतलब छोटी न्यायालय जो अक्सर जिलों में होती है, ठीक है ना, जिलों की जो न्यायालय होती है, तो यह उस अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारिता से बाहर कार्य करने से रोका जाता है। इस रिट का उद्देश्य यह है कि अवर न्यायालय को अपनी अधिकारिता के सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाए। यानी कि यह जो प्रतिषेध रिट है, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं, कह रहा है कि यह छोटी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है कि वह अपने, है ना, वह अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके ही कार्य करे। यह मुख्य रूप से, जैसे अब ये कौन जारी करता है? यह जो करता है यह उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जो है यह रिट दाखिल करता है। जैसे उच्च न्यायालय कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करे, और उच्चतम न्यायालय यह कहता है कि उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही क्या करे, कार्य करे। तो क्या है कि प्रतिषेध रिट जो होती है यह हमेशा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है, और यह कहा जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करे, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करे। तो यह प्रतिषेध रिट इस प्रकार से होता है। तो इसे कहते हैं प्रोहिबिशन रिट, है ना। तो अधिकार में रहकर ही कार्य करना जो है यह प्रतिषेध रिट में। तो यह हमेशा प्रतिषेध रिट जो है ये अवर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अगला है, चौथा है उत्प्रेषण रिट, ठीक है ना।
उत्प्रेषण रिट को क्या कहते हैं? क्रिटियोटरीज, है ना, क्रिटियोटरी, या यूँ कहें कि क्रिटियोटरी, या इसे कहते हैं उत्प्रेषण, है ना। तो उत्प्रेषण जो रिट होती है यह किसके विरुद्ध जारी होता है? तो यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, और इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठतम न्यायालय में भेजे। अब देखिए, उत्प्रेषण मतलब ऊपर की अदालत में भेजना। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उत्प्रेषण रिट जो होती है, जैसे क्रिटियोटरी कहा जाता है, तो क्रिटियोटरी जो रिट होती है या उत्प्रेषण रिट जो होती है, यह जो है ऊपर के न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी कि उत्प्रेषण मतलब ऊपर की अदालत में भेजना, मुकदमे को ऊपर की अदालत में भेजना। उत्प्रेषण मतलब ऊपर की तरफ भेजना। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या कहता है कि यह भी रिट, उत्प्रेषण रिट भी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, और यह कहा जाता है कि जो आपके पास लंबित मुकदमे हैं उसके न्याय निर्णय के लिए हमारे पास यानी वरिष्ठतम न्यायालय के पास भेजिए। तो यह जो होता है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है। तो अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है तो हाई कोर्ट जारी करता है। हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जो होता है यह अधीनस्थ न्यायालय से कहता है कि आपके पास जो लंबित मुकदमे हैं आप न्याय निर्णय के लिए मेरे पास भेजिए, आप मुकदमे का बाड़ न लगाइए। और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उच्चतम न्यायालय ये हाई कोर्ट के विरुद्ध भी जारी कर सकता है कि आपके पास जो लंबित मुकदमे हैं आप मेरे यहाँ भेजिए। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अधीनस्थ न्यायालय मतलब छोटी न्यायालय की बात कह रहे हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी किया जाता है यह रिट, और यह कहा जाता है यानी वरिष्ठतम न्यायालय को यह कहा जाता है कि आप अपने यहाँ लंबित मुकदमे को मेरे यहाँ भेजिए। तो यानी कि न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठतम अदालत का अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मुकदमे के लिए मुकदमे को ट्रांसफर करना या भेजना, यही क्या होता है? उत्प्रेषण, यानी ऊपर की अदालत में भेजना। ठीक है ना। तो उत्प्रेषण रिट जो होती है यह भी अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी किया जाता है, और इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठतम न्यायालय को भेजे। तो ये हो गया उत्प्रेषण रिट। अंतिम व आखिरी है जिसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है ना। अधिकार परीक्षा जो रिट होती है इसे कहते हैं इंग्लिश में क्वांटो वारंटो। ठीक है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटो वारंटो, है ना। ये कभी कभी मैंने बताया ये इंग्लिश में भी पूछता है, ये हिंदी ना देकर के इंग्लिश में दे देगा। जैसे अधिकार परीक्षा है तो अधिकार परीक्षा जो है इसे कहते हैं क्वांटो वारंटो। ठीक है ना। क्वांटो वारंटो जो होता है ये अधिकार परीक्षा रिट है। अब देखिए अधिकार परीक्षा रिट जो है यह कब जारी होता है, किसके विरुद्ध जारी होता है? तो यह कह रहा है कि इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता हो जिसे उसे धारण करने का अधिकार न हो। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो अधिकार परीक्षा रिट होता है वह अपने अधिकार में रह कर के कार्य करना, है ना, या अवैध कार्य करने के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो अधिकार परीक्षा जो रिट होती है यह उस व्यक्ति के विरुद्ध है। देखिए न्यायालय के विरुद्ध नहीं, अभी इधर तो आप न्यायालय के विरुद्ध देख रहे थे, है ना। तो ये जो अधिकार परीक्षा है यह व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है, और हमेशा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है या उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसके लिए उसे धारण करने का अधिकार ना हो। जैसे ये कह रहा है जैसे आप दरोगा ना हो, सब इंस्पेक्टर ना हो और दरोगा बन के घूमिए, है ना। आप टीचर ना हो, टीचर बन के घूमिए, है ना। आप आईपीएस ना हो, आईपीएस बन के घूमिए। आप डीएम ना हो, डीएम बन के घूमिए। इस तरह से कह रहा है कि यह व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है और उसे रोका जाता है कि जो व्यक्ति उस लोक पद पे ना रहते हुए भी लोक पद की गरिमा को कम करता हो। यानी कि इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे उसे धारण करने का अधिकार न हो। यानी कि ऐसे लोक पद को धारण करता हो जिसे धारण करने का अधिकार ना हो,
ठीक है ना। तो वही मैंने बताया कि जैसे फर्जी तरीके से आप दरोगा नहीं है, दरोगा बन के घूमिए, टीचर नहीं, टीचर बन के डीएम नहीं है, डीएम बन के घूमिए। तो इस तरह से जो पद होते हैं, तो इस तरह से आप फर्जी तरीके से अगर बन के घूमते हैं तो उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जो है जारी हो सकती है। तो अधिकार परीक्षा रिट के अंतर्गत उसे रखा जा सकता है। तो ये सभी जो शब्दावली है ये संविधान की शब्दावली है ना, भारतीय संविधान की शब्दावली है। तो हमने बताया मुख्य रूप से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, बराबर इससे क्वेश्चन आता है, इन विषयों से आता है, जैसे परमादेश रिट किसके विरुद्ध कब जारी किया जाता है, प्रतिषेध रिट है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो ये क्या है कि इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। यानी कि बहुत सारे ऐसे न्याय निर्णय के लिए जो भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल की जाती है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और न्याय निर्णय के लिए भी आप विभिन्न प्रकार के जो रिट जारी करते हैं तो ये सभी रिटें इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है विस्तृत है, और इसीलिए डॉक्टर साहब ने इसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा या हृदय कहा, आत्मा का संविधान की आत्मा या हृदय कहा। इस प्रकार से यह है। अगली वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ उपस्थित होऊंगा। वह मूल अधिकार के संबंध में अंतिम वीडियो होगी, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कैसे बन गया, ठीक है ना, इसको बताऊंगा आपको। और जो साथी हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी तो वैसे ही आपको मिल जाएगी। हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको रिंग करके नई वीडियो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास तो अनवरत चल रही है। शुरुआत के दौर में मैं 1 हफ्ते 10 दिन राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन में भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूँ। अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी ग्रामर हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी सब्जेक्ट को भी मैं टच करूँगा। और अभी थोड़ा सा उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अब अकेले ही मुझको पढ़ाना है तो टाइम लग सकता है। तो अभी तो जो जैसे जीके जीएस की जो रीड होती है, और जीके जीएस में सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं, आपको विश्वास होगा, आप देख भी लीजिएगा, सबसे अधिक प्रश्न जो आते हैं वो राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास से आते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास ही पढ़ा रहा हूँ। भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था मुख्य रूप से यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतिहास और राज्य व्यवस्था यह जो टीजीटी ट्रेनिंग जो टीचर का एग्जाम देंगे और जिसका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल का होगा, उनके लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए शुरुआत के दौर में मैं भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।